हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा संसाधन और उसके विकास के बारे में। संसाधन क्या होते हैं, उसका अपन उपयोग कैसे करते हैं और उनका विकास किस प्रकार से होता है, उनके बारे में हम अपन आज बात करने वाले हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम देखते हैं अपने क्या है। संसाधन एवं उनका विकास। ठीक है, ये अपना टॉपिक है या चैप्टर बोल लो अपने। तो बात करते हैं संसाधन के बारे में। संसाधन होते क्या है, किसे बोलते हैं संसाधन। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे आसपास प्रकृति के द्वारा या फिर पर्यावरण में जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे अपने आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, ठीक है, जिनसे हमारा काम आसान हो रहा है, वो किसका काम करते हैं, संसाधन का काम करते हैं। अगर परिभाषा के तौर पर अपने देखें कि वे सभी वस्तुएं या फिर पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनसे मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। अब देखिए, संसाधन का उपयोग अपन प्रकृति से डायरेक्ट भी करते हैं, ठीक है, यानी कुछ जो चीजें हैं वो डायरेक्ट हमें नेचर से प्राप्त हो जाती हैं। कुछ चीजों को अपने को उसमें टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको बनाया जाता है, उसके बाद में अपन उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सभी चीजें मिलकर क्या करती है, किसका काम करती है, संसाधन का काम करती है, ठीक है। तो अपन देखिए संसाधन बोलते किसे हैं। तो संसाधन की बात करें अपने, तो संसाधन देखिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने में प्रयुक्त की जाती हैं। एक तो जो कि डायरेक्ट अपने प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं, और जिनको बनाने में प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या है, महत्व है, या फिर जो जो सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वे संसाधन कहलाते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति करने में प्रयुक्त की जाती है या की जा सकती हैं, और जिनको के लिए बनाने
के लिए क्या उपलब्ध है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी अपने पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है। ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। संसाधन किसे बोलते हैं? वे सभी वस्तुएं जो पर्यावरण के द्वारा मानव के लिए उपलब्ध की गई हैं वो क्या आते हैं? संसाधन कहलाते हैं। पर कौन सी? हर वस्तु तो उपलब्ध है परंतु सारी थोड़े मानव के योग्य हैं, लेकिन जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो किस में आते हैं? संसाधन में आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें आई। एक तो मानव नाम आया, एक आया प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये लिख लेना एक बार। इसके बाद अपने आगे देखते हैं थोड़ा सा कि संसाधन के बारे में तो अपने पता चलेगा मोटा मोटा कि संसाधन होते क्या है। ठीक है, अब देखिए प्राप्त कहाँ से होते हैं अपने को संसाधन? तो प्रकृति के द्वारा। ठीक है, कौन प्राप्त करता है? तो मानव प्राप्त करता है। अब मानव है वो डायरेक्ट प्रकृति से भी प्राप्त करता है और प्रकृति के द्वारा जो भी मिलता है कई चीजें उसको शुद्धिकरण करके या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके भी उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रौद्योगिकी। अब कुछ संसाधन है वो संस्थाओं के रूप में भी काम लेता है, यानी कुछ संसाधनों का उपयोग करने के लिए संस्था भी होती हैं। तो ये क्या है? एक ट्रायंगल बन गया, यानी मानव प्रकृति के द्वारा या भौतिक पर्यावरण के द्वारा जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनको प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के माध्यम से क्या करता है? अपने उपयोग के लिए रखता है संसाधन के रूप में। ठीक है, या यूं बोल सकते हैं कि मानव वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुएं तथा जिनमें से कुछ वस्तुओं का उपयोग वो प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के द्वारा अपने विकास के लिए करता है, वे सभी क्या आते हैं? संसाधन होते हैं। ठीक है, एक बार ये लिख लीजिए। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि संसाधन होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, किन किन आधारों पर हम उनके बात करेंगे आगे देखते हैं। पहले ये लिख लीजिए। तो देखिए संसाधन की बात कर ली अपन ने, थोड़ी सी जानकारी ले ली कि संसाधन होते क्या है। अब देखिए संसाधन तो अपन ने देख लिया, पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए अगर अपन संसाधन की सामान्य बात करें, ठीक है, तो संसाधन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक जो कि प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, दूसरा है मानवीय। मानवीय कैसे? प्रकृति के द्वारा कुछ जो पदार्थ हैं वो हम टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं, संशोधित करते हैं, उसके बाद में उपयोग करते हैं। या फिर कुछ जो ऐसी चीजें हैं वो मानव के द्वारा बनाई गई है तो वो हो गई मानवीय, या फिर कृत्रिम भी बोल सकते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं, एक मानवीय होते हैं। दो प्रकार के संसाधन होते हैं। देखिए अगर अपन मानवीय की बात करें तो मानवीय संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें एक तो है संरचनाएं और संस्थाएं। ठीक है, संरचना और संस्था क्या? संरचना यानी जैसे घर मान लो, मकान मान लो। ठीक है, ये क्या संरचनाएं हैं, इनका अपन
रहने के उपयोग करते हैं, यानी वो भी एक प्रकार का संसाधन हो गया। घर भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। संस्थाएं कौन कौन सी, अलग अलग, जैसे विद्यालय हो गया, ये भी एक संस्था है। ठीक है, कॉलेज हो गया, ये भी एक संस्था है। इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, संसाधन के रूप में तो करते हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए करते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, संसाधन हो गया। दूसरी अपन बात करें तो होता है एक मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, दूसरा कौन सा है, मात्रा और गुणवत्ता। जो भी मानव के द्वारा बनाया जाता है, जो भी संसाधन बनाए जाते हैं, तो उसकी कितनी मात्रा है और उसकी गुणवत्ता है, उसकी बात करते हैं अपने किसमें, मानवीय संसाधनों में। ठीक है, कि मानव के द्वारा जो भी संसाधन बनाए जाते हैं उसकी मात्रा क्या है और उसकी गुणवत्ता क्या है। ठीक है, ये होते हैं मानवीय संसाधन के बारे में। अब आते हैं, ये तो हो गए मानवीय संसाधन। दूसरी बात करते हैं अपने प्राकृतिक संसाधन, जिसमें प्रकृति के द्वारा अपने को प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटे गए हैं, दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो हो गया नवीकरण योग्य, एक हो गया अनवीकरण योग्य। ठीक है, अब देखिए नवीकरण योग्य कौन से होते हैं, नवीकरण योग्य वे हैं जिनका प्रवाह चलता रहता है। यानी दो प्रकार के होते हैं नवीकरणीय, नवीकरण को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया सतत अथवा प्रवाह वाले संसाधन। सतत या प्रवाह वाले संसाधन जो कि समाप्त नहीं होंगे, उनका कितना ही उपयोग कर लो। उदाहरण के लिए बोल दूं तो जैसे में आ जाएंगे तो पवन आ जाएगी, वह जल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गए, सतत हो गए या फिर प्रवाह वाले हो गए। दूसरे अपन बात करें तो जैव संसाधन। जैव संसाधन भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है वन्य जीव। ठीक है, ये भी संसाधन है। जैव संसाधन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक तो प्राकृतिक वनस्पति और एक वन्य जीव। ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन की भाग है। ये तो कौन से नवीकरण योग्य, जिनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य कौन से आते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनका अपन उपयोग वापस कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है जिनका अपन वापस उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे बताता हूं, नवीकरण योग्य की बात करें तो यहाँ पर इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला तो पुनः चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। ठीक है, पुनः चक्रीय कौन से होते हैं, जिनका अपन वापस रिसाइकल जो बोल सकते हैं अपन। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे धातु। ठीक है, तो धातु का अपन वापस उपयोग कर सकते हैं, वो हो गए पुनः चक्रीय, जिसका अपन वापस उपयोग कर सकते हैं। अचक्रीय जैसे कि उदाहरण के लिए बोल सकते हैं अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवों के दबने के कारण जो भी पेट्रोलियम है, खनिज है, जो भी बनता है, वो किस में आते हैं, जीवाश्म ईंधन में आते हैं। ये क्या है, अचक्रीय। क्यों, क्योंकि जीवाश्म ईंधन बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष बाद में वो क्या होते हैं, तैयार होते हैं बनके। तो अगर ये चीजें एक बार खत्म हो जाती है तो उसको वापस बनने के लिए कितना समय चाहिए, लाखों करोड़ों वर्ष चाहिए। इसीलिए किस में आते हैं, अचक्रीय में आते हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज है, संसाधन होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, अगर मानवीय की बात करें तो जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। एक तो हो गए संरचना हुए संस्थाएं। ठीक है, दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। दो आधार पर मानवीय संसाधन होते हैं। अगर प्रकृति की बात करें तो एक तो होता है नवीकरण योग्य और एक होता है अनवीकरण योग्य।
नवीकरण योग्य जिसमें कौन कौन से, एक तो सतत एवं प्रवाह वाले, जैसे कि पवन बोल लो, जल बोल, या फिर सौर बोल, या सौर सूर्य ताप बोल, या सूर्य किरण बोल लो। ठीक है। जैव में बात करें तो अपने कौन कौन से आते हैं, एक तो प्राकृतिक वनस्पति आती है, एक वन्य जीव आते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं आपके नवीकरण योग्य। फिर आते हैं अनवीकरण योग्य, दो प्रकार के होते हैं। पुनः चक्रीय जिसका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि धातु। अचक्रीय जिसमें जीवाश्म ईंधन आते हैं, जिनका उपयोग बार बार अपन क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बार लिख लीजिए, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ये चीजें बस एक बार समझने के लिए है, तो ये आप लिख लीजिए, जैसा है वैसा का वैसा। तो देखिए, ये तो हो गए संसाधन का बेसिक चीज है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानवीय और एक प्राकृतिक। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन आधारों पर इन संसाधनों को बांटा जाता है। ये तो बेसिक चीज है कि प्राकृतिक है तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो गए, एक मानव के द्वारा। अब इन चीजों को भी किन आधारों पर बांटा गया है संसाधनों को, तो अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा है कि संसाधन होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन उसका उपयोग है वो किन आधारों पर करते हैं, यानी किन संसाधनों को किन आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए, संसाधन को, संसाधन के प्रकार बताऊं। संसाधन के प्रकार होते हैं, चार प्रकार के आधार पर बांटा गया है संसाधनों को। पहला है, पहला जो संसाधन है वो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तीसरी अपन बात करें तो स्वामित्व के आधार पर ठीक है। अगर चौथी बात करें अपन तो वो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। देखिए, संसाधनों को इन चार आधारों पर बांटा गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधन वो कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर प्रकार कितने होते हैं संसाधनों के, और विकास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे करके एक एक के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप ये लिख लीजिए, उसके बाद में अपन एक एक को ध्यान से देखते हैं। चलिए अपन देखते हैं पहला, कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल से। पहला आधार कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। एक तो हो गया जैव संसाधन, ठीक है। दूसरा हो गया अजैव संसाधन, ठीक है।
दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। देखिए फर्क क्या है दोनों में। जैव संसाधन कौन से होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, कहाँ पाए जाएंगे? जीवन मंडल के या फिर जीव मंडल में पाए जाते हैं। और अपन बोलें कि जैव संसाधन होते कौन से हैं? तो वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, वे संसाधन जिसमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। उदाहरण के लिए बोले तो मनुष्य हो गए, ठीक है, पशु पक्षी हो गए, वनस्पतियां हो गई, ठीक है, मछलियां हैं, ठीक है, मगरमच्छ वगैरह, ये चीजें किस में आते हैं? जैव संसाधन में आती है। जैव संसाधन या नाम से स्पष्ट है कि जिनमें जीवन की व्याप्तता होती है, फिर जिसमें जीवन पाया जाता है, वो कौन से होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। दूसरे अपन बात करें अजैव संसाधन, तो अजैव संसाधन में क्या आएंगे? जैसे जैव संसाधन में आ गए कि जिनमें जीवन पाया जाता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुएं आती है। उदाहरण के लिए अपन बोलें कि धातुएं आ जाएंगी, ठीक है, या फिर पत्थर आ गए, ये क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुएं होती है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, वो किस में आएंगी? अजैव संसाधन में आएंगी। ठीक है, तो जैव संसाधन में अपन लिखते हैं वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है किस स्थान पर? आप लिख लो, जिसमें जीवन व्याप्त होता है। जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें, उदाहरण में लिख दीजिए मनुष्य, पशुधन, वनस्पति जगत, ठीक है, इत्यादि। फिर अपन बात करें अजैव संसाधन की, तो वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। कौन से संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पत्थर, धातु इत्यादि। ठीक है, ये कौन से हो गए? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। दो प्रकार के हो गए, जैव और अजैव संसाधन। लिख लीजिए, इसके बारे में आगे बात करते हैं अपने। देखिए, ये तो हो गए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जिसमें एक तो है आपका जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन का अपन परिभाषा बात करें तो जिसमें जीवन पाया जाता है। अजैव संसाधन की बात करें तो जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जो कि निर्जीव होते हैं। अब अपने दूसरे बात करते हैं। दूसरा किस आधार पर था? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता यानी समाप्त होने के आधार पर। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरी बात करें तो कौन सा होता है? अनवीकरण योग्य।
पहला हो गया नवीकरण और दूसरा हो गया अनवीकरण। देखिए नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? देखिए वे संसाधन जिनका उपयोग हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जिनका अपन वापस क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। वे वस्तुएं या फिर वे संसाधन किस में आएंगे? नवीकरण योग्य संसाधन में आएंगे। ठीक है। और अगर अनवीकरण की बात हो तो जैसा नवीकरण है उसका ठीक उल्टा, जिसका अपन बार बार उपयोग नहीं कर सकते, वो कौन से होंगे? अनवीकरण योग्य संसाधन होंगे। ठीक है। तो परिभाषा में भी यही लिखा जाएगा इसमें, वे संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक ऊर्जा द्वारा या फिर प्रक्रिया के द्वारा, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः क्या किया जा सकता है? जा सकता है। कौन से कहलाते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन। अब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या आएंगे इसमें? उदाहरण आते हैं, पवन ऊर्जा आ गई, सौर ऊर्जा आ गई, जल विद्युत ऊर्जा आ गई। ठीक है। वन्य जीवन, ठीक है, वन आ गई, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, वन आते हैं, वन्य जीवन, ये किस में आते हैं? नवीकरण है, जिसका अपन वापस उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो अनवीकरण योग्य। अनवीकरण कौन से है? जिसका अपन बार बार उपयोग नहीं कर सकते। वे संसाधन जिनका भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसके बारे में भी अपन लिख लेते हैं। क्योंकि इनको बनने में क्या लगता है? बहुत समय लगता है। ठीक है। इन संसाधनों को या इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। उदाहरण की बात करें तो आता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है। क्योंकि जीवाश्म ईंधन इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों करोड़ों अरबों साल लगते हैं, तब जाके जीवाश्म ईंधन बनते हैं। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं समाप्तता के आधार पर, जैसे कि नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरणीय वो हो गए जिनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं, अनवीकरण जिनका अपन बार बार उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद में आगे अपन देखते हैं।
अब देखिए ये कौन से हो गए, समाप्यता के आधार पर। दूसरी अपन बात करें, देखिए अभी तक हमने दो आधार पर बात की है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें जैव और अजैव आ गए। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय आ गए। अब नेक्स्ट करते हैं अपन तीसरा आधार देते हैं। देखिए तीसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व यानी हक, किसी चीज पर आपका हक होता है, तो उस आधार पर अपन क्या करते हैं, संसाधन को देखते हैं। तो देखिए सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, जो कि सभी के अपने अपने व्यक्तिगत या फिर निजी संसाधन के रूप में काम लेते हैं। दूसरा आता है सामुदायिक संसाधन, जो समुदायों को मुहैया होते हैं, फिर समुदाय मिलकर उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, जो कि किसी राष्ट्रीय स्तर पर या फिर किसी राष्ट्र या किसी देश के अंदर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन वो कौन से होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। चौथा आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जो कि किसी भी देश के अंतर्गत नहीं आते, उनके ऊपर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो क्या करती है, अपने सहमति देती हैं, तभी उनका उपयोग किया जा सकता है, वरना उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं चार आधार पर अपन बात करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो पहला है अपना व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन की बात करें तो देखिए वे संसाधन जिनको व्यक्तिगत रूप से या फिर निजी रूप से लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि बात करें कि सरकार है, वो लोगों को क्या करती है, भूमि देती है, ठीक है। अब वो भूमि का उपयोग जो लोग हैं वो किस प्रकार से करते हैं, कोई खेती करके करता है, या फिर कोई भवन बना के, या फिर किसी प्रकार की दुकान है, इस प्रकार से करते हैं। फैक्ट्री का उपयोग करते हैं, फैक्ट्री बना देते हैं उस पर, और बदले में क्या करते हैं वो लोग, सरकार को देते हैं टैक्स, ठीक है। तो वो किस में आती है, व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं, यानी सरकार द्वारा दी गई भूमि। दूसरी बात, गांव में सभी के पास क्या होती है, अपने अपने खेतों में कुएं होते हैं, तो वो भी किस में आते हैं, व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। तीसरी, चारागाह भूमि, जिसमें पशु को चराया जाता है, तो वो भी सबके अपने अपने व्यक्तिगत संसाधन के रूप में काम लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। जैसे तालाब है, तालाब भी कईयों के पर्सनल भी होते हैं, कईयों के पर्सनल तालाब भी तो होते हैं, तो वो भी किस में आते हैं, व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि व्यक्तिगत संसाधन में वे सभी संसाधन आते हैं जो कि व्यक्तियों के द्वारा स्वयं या फिर निजी क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वे संसाधन किस में आते हैं, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, सरकार द्वारा आवंटित भूमि, जिसके बदले सरकार को टैक्स दिया जाता है, ठीक है। और शहरों में भूखंड यानी प्लॉट, घरों एवं मकानों के मालिक
ठीक है। और बात करें तो चारागाह, तालाब, और कौन कौन सी बात की अपने? बाग। बाग कौन से? जिसमें फ्लावर यानी फूल वगैरह उगाते हैं, कोई पेड़ पौधे उगा जाते हैं, वो बाग। ठीक है। और चारागाह हो गए, तालाब हो गए, बाग हो गए, या फिर कुएं इत्यादि किस में आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और दूसरे पद बात करें तो कौन सा है? सामुदायिक संसाधन, जिस पर किसका अधिकार होता है? अलग अलग समुदायों का अधिकार होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध भूमि, या फिर सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं ये कौन कौन से? चारण भूमि। अब चारण भूमि का मतलब ये नहीं है कि पशु चराने के लिए, नहीं। चारण भूमि का संबंध है पुराने टाइम से। राजा महाराजा क्या करते थे? चारण जाति के जो भी व्यक्ति होते थे, जो लोग होते थे, या चारण समुदाय के जो लोग होते थे, उनसे खुश होकर क्या करते थे? उनको दान में या फिर उसको पुरस्कार स्वरूप जो भी भूमि दान में या फिर पुरस्कार के रूप में दी जाती थी, उसको अपन क्या बोलते हैं? चारण भूमि। तो ये क्योंकि चारण एक अलग समुदाय हो गया, चारण भूमि। ठीक है। फिर इसमें तालाब भी आ गए। ठीक है। क्योंकि सामुदायिक संस्थान है या फिर सामुदायिक संसाधन है। ठीक है। तालाब आ गए। और अपन बात करें तो समुदाय का उपयोग, हाँ, शमशान भूमि, इसका उपयोग भी तो करते हैं। और शहरों की बात करें अपन, या फिर नगरीय क्षेत्रों की बात करें, नगरीय क्षेत्र की बात करें तो समुदाय या फिर सार्वजनिक क्षेत्र कौन कौन से? जैसे कि खेल मैदान हो गए, और सार्वजनिक पार्क हो गए, और कौन से आते हैं? पिकनिक स्थल भी इसमें आते हैं। ठीक है। ये किस में आते हैं? सामुदायिक संसाधनों में आते हैं, जिनका उपयोग समुदायों के द्वारा किया जाता है। लिख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं आगे। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिसका उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, फिर निजी रूप से किया जाता है। दूसरा सामुदायिक संसाधन, जिनका उपयोग समुदायों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, तो दो चीजें हो गई, एक तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया, एक सामुदायिक संसाधन हो गए। दो बात अपन ने कर ली, चार बताए थे मैंने। अभी तीसरा लेते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा कौन सा है? राष्ट्रीय संसाधन। तो सिंपल सी बात ये है, राष्ट्रीय संसाधन की अपन बात करें तो वे सभी संसाधन जो किसी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत आते हैं, वो कौन से संसाधन कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं।
राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ये नहीं है केवल सिर्फ स्थलीय सीमा की बात हो रही है, जलीय सीमा की भी बात होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए वे सभी संसाधन जो किसी भी देश की राजनीतिक, स्थलीय सीमा तथा तट से 12 मील या फिर 22.2 किलोमीटर के सीमा में आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, जिस पर सिंपल सी बात है किसी भी राष्ट्र का अधिकार होता है। ठीक है, इनका उपयोग कौन करता है? सरकार करती है, और सरकार किसके लिए करती है? जनता के लिए करती है। ठीक है, जिससे कि आम जनता को क्या हो सकता है? अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकती है, आवश्यकता उनकी पूर्ति की जा सकती है। वो होते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब लास्ट अपन बात करें इसकी, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे हो गए जिन पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होता, संपूर्ण संसार का अधिकार होता है, जिस इसीलिए इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो ये संसाधन कहाँ पाए जाते हैं? पहली बात तो किसी भी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से या फिर तट रेखा से 200 मील दूर अंतरराष्ट्रीय, या फिर यह लिख लीजिए आप, तट रेखा से 200 मील दूर अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिन पर किसी भी राष्ट्र का एक मिनट तटीय क्षेत्र हो, तो 200 मील दूर महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिन पर किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इन संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता।
ठीक है, वो किस में आते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तटरेखा से कितनी 200 मील दूरी तक जो महासागरीय क्षेत्र होता है, वे उस पर किसी भी राष्ट्र का क्या नहीं होता, अधिकार नहीं होता है, या फिर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। वहां पर अंतरराष्ट्रीय संस्था उनका अधिकार होता है, ठीक है, और उनकी सहमति के बिना वहां पर जो संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने। अब देखिए, ये तो हो गए स्वामित्व के आधार पर। चार प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरी बात करते हैं तो राष्ट्रीय संसाधन, और चौथी बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब लास्ट प्रकार कौन सा होता है, लास्ट आधार लेते हैं अपन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। देखिए, विकास के स्तर के आधार पर चार प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, ठीक है, तीसरा है भंडार, और चौथा है संचित कोष। ठीक है, चार प्रकार के होते हैं। अब एक एक के बारे में बात करते हैं अपन। तो पहली बात करें अपन किसकी, संभावी संसाधन। संभावी संसाधन कौन से होते हैं, तो देखिए, वे संसाधन जिनकी संभावना तो है कि ये संसाधन है, परंतु अपने पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण अपन उस तक पहुंच नहीं सकते, या फिर टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण इनकी सिर्फ संभावना व्यक्त है, इसका अपन यूज नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है, ये संभावी संसाधन है। संभावी का मतलब है जिसकी क्या है, संभावना होती है, वो संभावी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी हमको ये तो पता है कि ये किसी क्षेत्र या प्रदेश में क्या है, उपलब्ध है, पर अपन इसका क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हो गए संभावी संसाधन। जैसे कि लिखते हैं, वे संसाधन जो किसी, या फिर वे संसाधन जिनका किसी प्रदेश में विद्यमान होने की संभावना हो, लेकिन प्रौद्योगिकी या फिर डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए ले अपन एग्जाम्पल, अगर भारत की बात करें तो राजस्थान या फिर पश्चिमी भारत एवं गुजरात में सौर एवं पवन ऊर्जा विद्यमान
होने की संभावना, ठीक है। परंतु सही ढंग से विकास नहीं होने पर उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हो गए संभावित संसाधन, जिनकी संभावना तो है कि ये इस प्रदेश में या किसी प्रदेश में है, परंतु अपने पास उसमें टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है, जिस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्र में इसका उपयोग हो सकता है या हो रहा है। दूसरे अपन बात करें विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन कौन से होते हैं? जिनका विकास हो चुका है पूर्ण रूप से, जिनका टेस्ट हो चुका है, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी का पता चल चुका है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी का पता चल चुका है, वो कौन से संसाधन होते हैं? विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, विकसित संसाधन है उसके बारे में लिखते हैं, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, विकसित संसाधन ये कैसे है, इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, ये किस आधार पर ज्ञात किया जा सकता है? तो देखिए, किसी भी संसाधन के बारे में अपन तब तक नहीं जान सकते जब तक उसके बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता नहीं चल सकता, ठीक है, या फिर उसकी मात्रा के बारे में हमें नहीं पता चल सकता, ठीक है। देखिए, संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी एवं उनकी संभावना पर क्या करता है? निर्भर करता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि संसाधन है उसका विकास किस आधार पर हो सकता है? टेक्नोलॉजी के आधार पर हो सकता है, या फिर उसकी संभावना के आधार पर हो सकता है, ठीक है। वो किस में आएंगे? विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पहले ये लिखिए, इसके बाद में आगे अपन देखते हैं। देखिए, हो गए कौन कौन से संभावित संसाधन हो गए एक तो, और एक हो गए विकसित संसाधन। अब तीसरे कौन से हैं? तीसरा लेते हैं अपना भंडार। देखिए, भंडार कौन से होते हैं? स्टोरेज। तो देखिए, भंडार क्या होते हैं, स्टोरेज कौन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपन उसका उपयोग करें। तो अगर अपन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं
तो एक तरीके से वो स्टोर है एक तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए उसको भंडार कहा जाता है, ठीक है। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। वे किस में आएंगे? भंडार में आएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो हो गया हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक है, और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन यौगिक इत्यादि, ठीक है। भंडार कौन से है? जिनका पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण में वो संसाधन तो उपलब्ध है पर अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपन उनका उपयोग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संचित कोश। संचित कोष भंडार का एक रूप है, परंतु भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो तकनीकी ज्ञान है इसके आधार पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि भविष्य में अपने को जरूरत पड़े तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? संचित कोष कहा गया है। अपन कुछ रूप से इसका उपयोग भी कर भी रहे हैं, जैसे ये भंडार का ही रूप है, तकनीकी ज्ञान के आधार पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जल विद्युत, सौर व पवन ऊर्जा का वर्तमान में सीमित पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। ये किस में आएंगे? संचित कोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए।
तो देखिए आज हमने पढ़ा है संसाधन के बारे में कि संसाधन होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किन किन आधारों पर उनको बांटा जाता है। आज हमने क्या पढ़ा है, संसाधन के बारे में मोस्ट बातें कर ली हैं। अपने अगली वीडियो में अपने क्या बातें करेंगे कि संसाधनों का विकास किस प्रकार से हो रहा है या फिर होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।